बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड द न्यूज़ में शाजिया खान आपको कहती है खुश आमदीद। नाज़रीन, 1980 की दिहाई के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक ऐसी सियासी जमात बनकर उभरी जिसने मुल्की सियासत में तूफ़ान बर्पा कर दिया और ये तूफ़ान 2013 तक अपनी बुलंदियों को छूता रहा। इसी सियासी जमात से आपकी वाबस्तगी रही और 1987 में कम उम्री में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की मेयरशिप भी मिली आपको, फिर मुस्तकिल मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, सूबाई और वफाकी वजारत भी आपको मिलती रही। साथ साथ हमने देखा कई बार पार्टी कन्वीनियर रहे, राब्ता कमेटी के मुस्तकिल मेंबर भी रहे और MQM पाकिस्तान की दाग बेल डाली। एक नए संगी मील का आगाज़ किया, मगर मुश्किलात यहाँ पर भी थी। यहाँ पर हमने PIB MQM पाकिस्तान देखा, तो दूसरी जानिब बहादराबाद MQM पाकिस्तान, और उसी में रस्साकशी रही। इस रस्साकशी के दौरान राब्ता कमेटी से रिज़ाइन भी आपने दिया। फिर जो हालिया इलेक्शन हुए उसमें भी आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर अपनी ही जमात के अंदर मुख्तलिफ अपने साथियों के साथ सियासी बका की जंग भी लड़ते रहे। मुस्तकबिल क्या होगा जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका हाल अहवाल, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? चौदहवीं का चांद हो गए, आप नजर ही नहीं आ रहे। वो कहते हैं ना कि बहरहाल अपना हाल एक जैसा है। 70 सालों से हर एक साल एक जैसा है। वाह, क्या बात है। किसी भी रंग में रंगे खिजा नहीं जाता। यहाँ जर्द हरा लाल एक जैसा है, एक जैसा है। तो मैं समझता हूँ कि ये मैंने एक मुहावरा अंग्रेजी का सुना था कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। और अक्सर मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को उस मिट्टी से बनाया है कि जिसने पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद की और पूरी ज़िंदगी हमारा अच्छा वक्त कौन सा होता है सियासत में, जो हमारा कम बुरा वक्त होता है। अच्छा। उसको हम कहते हैं हमारा अच्छा वक्त है। कोई बहुत अच्छा वक्त तो शायद आया ही नहीं। तो जद्दोजहद जद्दोजहद और जद्दोजहद, लेकिन अल्लाह का करम यह है कि उसमें 39 साल की अमली सियासत में, स्टूडेंट लाइफ से जब मैंने 79 में ज्वाइन किया था, आगाज़ किया था सिंध मेडिकल कॉलेज से, तो अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में एक मोहब्बत दी, अपनायत दी, लोगों की नज़रों में एक जिसे कहना चाहिए कि कबूलियत। मैं पॉपुलरिटी के लफ्ज़ में बिलीव नहीं करता कि मैं कहूँ कि मैं पॉपुलर हूँ। मैं ये कहता हूँ, और अल्लाह ताला ने करम किया है कि मुल्क के तूल और अर्ज़ में मुख्तलिफ आबादियों में, जिसका शायद वो आबादियाँ भी जिनका MQM से लेना देना नहीं हो, लेकिन वहाँ पर भी अगर MQM की आइडेंटिटी, शनाख्त, MQM के ब्रांड या MQM का एक तारुफ और फिर लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी भी है, तो वो अल्लाह के फजलो करम से जो है वो MQM और मुझे एक साथ वो लेते हैं। और मेरे लिए कबूलियत मुझे वाज़े तौर पर नज़र आती है। सिर्फ MQM की फॉलोइंग, जो उर्दू बोलने वाले या मुहाजिर या ये कराची में। वैसे आपसे अगर मैं पूछूं कि कौन सा ऐसा काम आपको लगता है आपकी अचीवमेंट है जिस पे आप पूरी आवाम के लिए कोई फ़ख्र वाली बात हो जिस पे? देखिए, जो इस क्रेडिट से तो मैं MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी महरूम नहीं कर सकता कि भाई उन्होंने ये अमल कायम किया, उन्होंने ये अमल बनाया, वो इसके बानी, इसके फाउंडर। शिद्दत पसंदी की भी दाग बेल उन्होंने ही डाली। देखें, एक अच्छाई है, आप 10 बुराइयाँ निकाल लें, मैं तो ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक अच्छा काम अगर हुआ और जिस तहरीक में मुझे भी लोगों को सर्व करने का मौका मिला, मुझे भी सियासत करने का मौका मिला इस प्लेटफॉर्म पे, तो ये हमारा जो सबसे बड़ा क्रेडिट है कि पाकिस्तान की अगर वाहिद सही मानों में कोई मिडिल क्लास ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, मैं यहाँ ये भी एतराफ़ करूँगा, मुझे पता है आपका क्या सवाल आएगा, उससे पहले मैं ही जवाब दे दूँ कि बेशतर लोग 95% हमारे नुमाइंदे मिडिल क्लास से रहे, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास। चंद एक होंगे जो अपर मिडिल क्लास के थे, जिनको हमने ऐवानों में भेजा, जो लोगों ने इलेक्ट करके भेजा। ठीक, ये और बात है कि उन मिडिल क्लास में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास में भी चले गए। ठीक है, मैं इस बात का भी एतराफ़ करता हूँ, ऐसा हुआ होगा। वो खराबियाँ होती हैं, सियासत की खराबियाँ हैं, माशरे की खराबियाँ हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है सेक्युलर पॉलिटिक्स, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिटिक्स थी कि ये मुल्क बिलाशुबा बरे सग़ीर के मुसलमानों के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ जो बसने वाले गैर मुस्लिम हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने
11 अगस्त की तकरीर में यह कहा था, जबकि आइन भी नहीं बना था और पाकिस्तान भी नहीं बना था, कि पाकिस्तान की बुनियाद में ये बात लाजिम है कि हर शहरी हर एतबार से बराबर होगा। ठीक है। तो वो सेकुलर जो सोच अच्छा, है, क्या यही उसको वजह भी हम लेके आगे बढ़े। एक मजहब, मसलक, ठीक है, एक लिसानियत हमारे अंदर रही, एक लिसानी रंग रहा, लेकिन नेचर में वो हमारी जो हमारा यही आगाज, लिसानियत कार्ड था जो अल्ताफ हुसैन के जाने के बाद एमक्यूएम मुंतशिर हुई, तकसीम दर तकसीम होती गई। वही लिसानी कार्ड था जिसकी वजह से एक यूनिटी थी मुहाजिरों में, जिसकी वजह से आज एमक्यूएम का नामो निशान नहीं है उस तरह से जैसे पहले होती थी, पूरे सिंध की दूसरी बड़ी जमात समझी जाती थी। क्या यही वजह है? देखिए, बात यह है कि हमारे 35 सालों में जो गुज़िश्ता चंद साल हमारे गुजरे, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थे। वैसे 2013 के बाद से आप उसको 13 के बाद से, और बल्कि 13 का इलेक्शन भी देखें ना, हाँ वो भी, उसमें क्योंकि भी 2008 से 2013 तक की हमारी पॉलिसियाँ भी कोई बहुत आवाम दोस्त नहीं थी, पार्टी सेंट्रिक थी, और जिसमें हम हुकूमत में सुबह गए, शाम को वापस आ गए, फिर शाम को गए तो सुबह वापस आ गए। मुस्तकिल मिजाजी भी नहीं थी आप लोगों की पॉलिसी भी। इसका मतलब है कि जो बानी है अल्ताफ हुसैन साहब, उनकी अपने जो फैसले की जो कुव्वत थी वो बहुत इसरारी हो गई थी। ये 2008 के बाद मैंने मुशाहिदा किया, ठीक, और जाहिर है कि उसकी कीमत हमने 2013 में अदा की। और पीटीआई, लेकिन रेजिस्ट तो आप लोगों को करना पड़ा था ना। 22 अगस्त 2016 को जब इतनी बड़ी और गद्दारी वाली एक इश्तियाल अंगेज तकरीर थी, आप कहते हैं आपको मौका नहीं दिया गया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आपको मौका मिल गया, आपको लेके चले गए, अगले दिन आप आए और आपने उस दिन आकर जो है अपनी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। क्या था इस फैसले के पीछे, क्या वजूहात थी? पहले क्यों नहीं किया? पहले भी तो वो इस तरह की इश्तियाल अंगेज तकरीर और पूरी मीडिया जो है वो हाईजैक हुई हुई होती थी, अवाम हाईजैक हुए होते थे, आप लोग जी भाई कर रहे होते थे। मतलब आप लोग के अपने भी दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। इससे पहले हमने क्या किया मैं बता दूं। मैं या मुझ जैसे और साथी जो पार्टी में रहे, जितनी मरतबा भी लंदन से ऐसी तकारीर हुई, अगर आपकी याददाश्त में 10 ऐसी तकारीर इश्तियाल अंगेज जिसमें फौजी जर्नैलों को, रियासती इदारों को मतून किया गया और उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा जारहाना अंदाज से उनको डिग्रेड किया गया, ठीक है, मान ले। अगर 10 मरतबा ऐसी तकारीर हुई ना, तो मैं इस बात का क्रेडिट ज़रूर लूँगा कि हम जैसे लोगों ने ऐसी 40 तकारीर को रोका भी था हमने। अच्छा, हाँ, लेकिन आप लोग तो हिप्नोटाइज हुए बैठे हुए होते थे। ऐसा नहीं। मतलब कोई रेजिस्ट आप लोग की तरफ से नहीं होता था कि आप उसी वक्त उनको इंटरप्ट करें, लाइव कट हुआ होता था। माहौल को भांपा, हमने देख लिया कि आज ही होने वाला है, उससे 1 घंटा पहले हमने इंगेज कर लिया, और इंगेज करके किसी तरह काउंसलिंग करके किसी तरह उनको राजी कर लिया कि कोई वैसी बात ना कहे। तो ये क्रेडिट हम लेते हैं, ठीक है, कि कई मरतबा ऐसी इश्तियाल अंगेज तकारीर से हमने उनको रोका भी। यही हम ज्यादा कर सकते थे। लेकिन फिर उसके बाद जब उनके हाथ में माइक आ जाए और उनकी फ्रस्ट्रेशन का, उनके गुस्से का, उनकी ज़हनी कैफियत का अगर कोई ऐसा हाल है, तो फिर तो किसी के बस की बात नहीं होती थी। अच्छा, लेकिन उन्होंने रियासती इदारों को बुरा कहा, लेकिन रियासत को एज सच कभी भी हमारे सामने इस तरह मेलाइन नहीं किया, मतून नहीं किया जिस तरह 22 अगस्त को किया। ठीक है, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा ये पहली मर्तबा हमने उनके मुंह से सुना और पब्लिकली सुना, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने, चाहे वो उनकी आवाज कवर नहीं हो रही है टीवी पर, ठीक है, लेकिन दुनिया सोशल मीडिया पर हर जगह सुन रही है, ठीक है, और हम सब बैठे हुए सुन रहे हैं, सारी मीडिया सुन रही है। और फिर उसके साथ इश्तियाल अंगेजी इस कदर के एक मीडिया हाउस पे अटैक की भी तरकीब दी गई, और फिर उसके बाद लोगों ने अटैक किया भी। तो जो उस वक्त कैफियत और सूरत हाल थी, वो ये समझ लीजिए कि वापसी के सारे दरवाजे लंदन से फिर बंद हो गए थे। ठीक है, यानी कि और ये तय हो गया था कि अब लंदन से पार्टी को नहीं चलाया जा सकता। अब ये एमक्यूएम पाकिस्तान है, तो इसे एमक्यूएम पाकिस्तान बन के दिखाना, यहाँ से चला के 2016 22 अगस्त के फैसले के बाद कोई पछतावा, कोई निदामत नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी जगह बना ली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। और एक और दरिया का सामना था मुझको जब मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार संगे मील की बुनियाद रखी। एमक्यूएम पाकिस्तान की असल कहानी फिर वहाँ से शुरू होती है। वो कहानी क्या थी? आप एमक्यूएम पाकिस्तान, उसके बाद यही तमाम आपके वही टॉप लीडरशिप सारी जो कि एमक्यूएम लंदन वाली थी अब इधर आई। यहाँ पर आप लोगों के मामला, पीआईबी, बहादराबाद, शादी हो रही है, तलाक़ें हो रही हैं, ये सारा क्या ड्रामा था ये? एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। ठीक। तो बिल्कुल यही बात है कि अनएंडिंग सिलसिला है, ना ख़त्म होने वाला मुश्किलात का। पहला तजुर्बा था ना कि पहले तो हमने मशवरे दे दिए और बराह रास्त इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारी नहीं थी, लंदन की थी। फैसले भी फिर अगर समझ लीजिए कि वहाँ से एक फ़ैसला हो गया तो सबको मानना है और सबको अपने डोमेन में काम करना है। ठीक है। एक दूसरे से उनका डोमेन भी उस तरह क्लैश नहीं हो रहा था। अब तो मैं अगर सरबराह बन गया था, वक्त ने मेरी झोली में ये बड़ी जिम्मेदारी डाल दी थी और मैंने भी खुद उसको एज्यूम कर लिया था, ये समझ के कि शायद मैं ये कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकेगा और मुझे ही ये करना है। और बेगुनाहों को बिला वजह के अताब से बचाने के लिए तकरीर वहाँ हो रही है, लोग यहाँ अताब में होंगे। और फिर हमारी भी पार्टी की अपनी पॉलिसी नज़रिया है कि भाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना काबिल फ़हम, ना काबिल बर्दाश्त, ना काबिल माफ़ी है। तो ये हमने भी लाइन, हमारे लिए भी ये लाइन थी और वो लाइन उन्होंने खींच दी तो हमने भी वो फिर अपने रास्ते अलग कर लिए। ठीक। अब क्या हुआ कि जब हमने आपस में काम करना शुरू किया तो ये पता चला कि हमारा पहला तजुर्बा है कि मतलब ये कि किस चीज़ का फुकदान था? देखिए ये वही जमात के वही लीडरान थे जो एक साथ रहे हमेशा हमेशा। ट्रेन नहीं हुए थे ना कि वो अल्ताफ साहब के बाद किसी और की सरबराही को भी जहनी तौर पर इस तरह कबूल कर लिया जाएगा या कोई ऐसी सूरत हाल बनेगी और उसके फिर वो इख्तियारात की अब तकसीम किस तरह से होगी। और कुछ मामलात में सरबराह के जो बिलाखिर जो आखिरी फैसला सरबराह का होना चाहिए कहीं कहीं कुछ मामलात में, तो वो इख्तियार भी उसको दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। ये सारी बातें तो 5 फरवरी को जो सेनेट के टिकट की तकसीम पर जो मसला शुरू हुआ था, फिर उसके बाद जो हमने एक दूसरे को दे मार 4.5 जो हमने सिलसिला शुरू किया, इल्ज़ामात जवाब इल्ज़ामात लगे, तो उसमें बातें तो आ गई। मैंने तो बता दिया कि भाई असल मसला मेरी सरबराही का है और मेरे इख्तियारात का है और उसमें कुछ मामलात में आखिरी फैसला करने के इख्तियार का, तो लोग समझे भी उसे। तो ये मसला था। अच्छा, मैंने भी ये तवक्को अगर बांध ली अपने साथियों से तो शायद मैंने भी बहुत जल्दी ये तवक्को बांध ली। देखिए मैं तो दोनों तरफ की बात करता हूँ, मैं तो अपनी भी किसी फैसले में मैं डिफेंड तो करूंगा जो मैंने फैसले किए उस वक्त और मैं क्यों कर रहा था कि कामरान टेसूरी का सिलेक्शन था। ये कामरान टेसूरी का मामला क्या था? मतलब आपने इतना स्टांस लिया, उसके लिए स्टैंड कर गए आपने अपनी पूरी जो दीगर साथी थे उनसे आपने एक कहते हैं लिल्लाही बुक्स ले लिया, बैर ले लिया। कामरान टेसूरी की असल वजह थी क्या? क्यों आप चाह रहे थे कि उसको सीट मिले इलेक्शन, वो सेनेट इलेक्शन का? देखें, उनके साथ मेरी दोस्ती है बरसों की। कामरान ने पार्टी को बुरे वक्त में ज्वाइन किया जब पार्टी को लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे। पहली बात तो एक आदमी जब ज्वाइन करता है, एक बिजनेस कम्युनिटी से उसका ताल्लुक़ है, तो पहली बात तो ये हमें देखनी चाहिए कि उसने उस वक्त ज्वाइन किया। फिर उसने 4-5 जगह पर, अगर मैं आज ये दावा करूं आपके प्रोग्राम में कि पीएसपी के प्रोजेक्ट को फेल करने में बावजूद इसके कि मुल्क के ताकतवर तबके शायद ये चाहते थे, बल्कि चाहते थे कि पीएसपी के साथ आपका अलायंस हो जाए, अलायंस हो, इंजमाम हो, कोई नई पार्टी बने, ठीक है ना। तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आया? यहाँ से बात इसलिए कि आपके जवाब से ही सवाल ले रही हूं। मैंने 9 दिसंबर को जो नताइज बिल्कुल डिफरेंट की हुआ, एक टिकट पीएसपी नहीं ले सकी। मैंने 9 नवंबर को जब ऑक्सीजन देने से इनकार कर दिया, 8 नवंबर को तो मजबूरन ना चाहते हुए मेरे साथियों जो बाहर थे, मैं 16 घंटे कहीं पर था, वो एक अलग कहानी है, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। मैंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को एक लेटर लिख दिया था। आपको नादीदा कुव्वतों की तरफ से प्रेशराइज था कि आपने पीएसपी ज्वाइन करना है? देखिए, नादीदा कुव्वतों की तरफ से बराह रास्त था या नहीं था, लेकिन बहरहाल ये पैगाम था, ये मैसेज था, ये मुझे मालूम था कि मेरे मिसिंग पर्सन शायद मुझे मिलेंगे, मुझे सियासत करने की स्पेस मिलेगी, मेरे सारे ऑफिस मुझे वापस मिल जाएंगे, छापे गिरफ्तारियां बिल्कुल बंद हो जाएंगी अगर मैं पीएसपी के साथ मर्जर कर लूँ, मुस्तफा कमाल के साथ।
तो चूंकि मैंने वो ऑक्सीजन देने से इनकार किया और गैर फितरी तौर पर हमसे वो काम करा लिया गया, 24 घंटे से ज़्यादा वो अलायंस जिंदा ना रह सका और ऐसे हालात पैदा हो गए कि मुझे उससे निकलना पड़ा। ये मेरा सबसे बड़ा डिफायंस था कि मैंने ऑक्सीजन देने से इनकार कर दिया। तो लिहाजा उस वक्त मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि आगे जो मेरे लिए हालात होंगे वो कोई बहुत साजगार नहीं होंगे। शायद मेरी पार्टी के अंदर से ऐसे हालात हों, शायद, जो कि बाद में हुए। अच्छा, फिर उसके बाद इलेक्शन में भी मुझे बावसूख ज़राए ने इतला दी थी कि देखें ये इलेक्शन एमक्यूएम का नहीं। मैंने अपने साथियों से कहा मैं यकजहती के लिए आ गया हूँ, हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। एक एमक्यूएम है जो मैं 15 जून को चांद रात को चला गया था, इससे पहले 5 मई को इकट्ठा हमने जलसा कर लिया। तो मैंने कहा कि मुझे ना लड़ाएं 2 सीटों पे, अच्छा, मुझे ना लड़ाएं और साथी लड़ लें, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे तो हराया जाएगा, मुझे तो नहीं जीतने दिया जाएगा। ये मुझे मैसेज मिला हुआ है, कम्युनिकेटेड है। अच्छा, हाँ, ये मुझे क्यों खामखा है। वो कह रहे नहीं, ये यकजहती के लिए ये कुर्बानी अगर देनी है तो आप दें। और मैंने वो यकजहती के लिए हराए जाने वाले इलेक्शन में लड़के उसको भी कबूल किया ताकि ये ना हो कि मैं बेदिली के साथ बहादुराबाद वापस आया। अब इलेक्शन तो हो गए, जो मुझे मालूम था वो होना था वो हो गया। हमें 4 सीटें थमा दी गई और हमें ये कहा गया कि इसे अल्लाह की रज़ा समझ के हम कबूल कर लें। शायद मेरे कुछ साथियों ने इसे अल्लाह की रज़ा समझ के कबूल कर लिया हो। मैं ये मानता हूँ कि इसमें हमारे इस रिजल्ट में 2 बड़ी वजह। एक तो हमारी अपनी गलतियाँ, जिसको मैं समझता हूँ कि हमारी गलती है, लेकिन ये कुदरती तौर पर हमसे जो गलती हुई ये हम, लेकिन गैर कुदरती तौर पर भी, मसनूई तौर पर भी कुछ सीटें हमसे हमारी ज़बरदस्ती ली गई हैं। ठीक, हमारी 4 सीटें तो नहीं थी, हाँ 17 भी नहीं होनी थी इस बार, लेकिन 10 के फिगर तक हम जा सकते थे और चले जाते। ठीक, शायद 12 तक भी जाते, लेकिन 10 तक जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता था। हमें रोका गया। हमारी 6 सीटें ज़बरदस्ती कहीं दी गई हैं। और कम से कम मैंने जो ट्रिब्यूनल में इस वक्त पिटीशन फाइल की उसमें तो मैंने वो सारी चीज़ें खोल कर रख दी हैं। जिस दिन इंशाल्लाह ये केस चलेगा तो आप यकीन जानिए, ऐसा तो नहीं है कि किसी और की लड़ाई में जो है 2 हाथियों के बीच में आप जो है वो पिसे हैं। जब लोगों ने देखा कि पीएसपी तो नॉन स्टार्टर है, वो तो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सके, और फारूक भाई भी पीएसपी के साथ मिलकर उनकी कोई मदद नहीं कर सके या कोई, असल में फेसेस वही थे तो ना, जो एक ही जमात के थे। बी टीम कहा गया, कभी कुछ कहा गया, इसलिए उनको भी समझ लीजिए कि डंप कर दिया गया। उनको भी उनसे भी दस्तबरदार हो गए लोग जो शायद चाहते थे कि वो भी कोई रोल प्ले करे, लेकिन कोई वजह हुई होगी इलेक्शन से पहले भी, तो वो भी ये हुआ और उनसे भी दस्तबरदार हो गए। तो ये एक फायदा भी हुआ कि भाई नहीं, ये भी हुआ है डॉक्टर साहब कि आवाम जो एमक्यूएम पे इतना भरोसा करती थी, आपकी आपस की चपकलशें, रंजिशें, आप लोग के गलत फैसले, पीटीआई ने अपनी जगह बना ली, लोगों ने तब्दीली को वोट दे दिया। अब ठीक है, अगर 7 बजे के बाद इंतखाबी नतायज तब्दील किए गए, जो भी सारी चीजें हुई, मामला जो भी हुए, लेकिन आवाम भी अब आप लोग पे उस तरह कराची के स्पेशली भरोसा नहीं करते। इस बार क्या था कि अल्ताफ हुसैन साहब भी नहीं थे, पहले उन्हीं के अंडर में सारे इलेक्शंस लड़े, फिर उन्होंने बॉयकॉट भी किया था, ठीक है। फिर तीसरा हमारी आपस की चपकलिश, फिर पीएसपी का बनना। 4 बड़े फैक्टर थे। अच्छा, आमिर खान साहब ये 4 बड़े फैक्टर है ना, यही तो जस्टिफिकेशन बनते। अगर आज भी हम 10 सीटें ले लेते तो इसका मतलब हमारा तो ये क्लेम बनता कि भाई एक वोट बैंक बगैर तशद्दुद के भी, जो हम पे इल्ज़ाम रहा कि हम बहुत सारी सीटें पोलिंग स्टेशनों पर, बैलेट बक्सों पर, बैलेट पेपर पर कब्जा करके, टेम्परिंग करके, बोगस वोटिंग करके, रिगिंग करके हम इलेक्शन जीतते थे। आमिर खान साहब और 7.5 लाख का हमारा वोट बैंक, इन सारी बातों के बावजूद भी कम से कम ये तो पुरअमन तरीके से 7.5 लोगों ने हमें वोट डाला है ना। और पीटीआई का कितना वोट बैंक है? 10.5 लाख। 3 लाख का सिर्फ वोट का फर्क है, लेकिन सीटों का कितना फर्क है? 10 सीटों का, क्योंकि सिर्फ 1 लाख वोट हमारे लेकर उनको मुंतकिल किए गए हैं, जो उन्हें भी मालूम है कि जब 7 बजे के बाद, बाकी जो 7 बजे के बाद आप कह रहे हैं इधर से उधर गए। हाँ, वो 7 बजे, वो 1-1.5 लाख वोट है। ठीक है। और जो आप जिस वोट का नुकसान कह रही है, वो 4-5 लाख वोट हमारे वैसे कम हुए। अच्छा, तो मैं आपकी बात सर आंखों पर मैं मानता हूं, जो हमारी गलती है कि 14 लाख हमारा वोट था कम से कम 2013 में। आज अगर 7.5 लाख हो गया तो चले उसमें समझ लीजिए कि ठप्पे के वोट भी होंगे। बहादुराबाद से क्या इश्यूज चल रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि, और अभी तक चल ही रहे हैं। देखिए,
पब्लिक में मैंने अब तक कोई ऐसी बात नहीं की जिसको मैं यहाँ एंडोर्स करूँ और मैं कहूँ कि ठीक। इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन लोग तो नजर आ रहा है ना वो डॉक्टर फारूक सत्तार जो एक फेस होता था एमकेएम का, जो हर जगह पर जिसको समझा जाता था, वो उसको बिल्कुल साइड लाइन देखिए, कर दिया गया। मैं कहता हूं कि खालिद आप मकबूल साहब को एक मिनिस्ट्री देके वहाँ फेडरल में बिठा दिया गया है। यहाँ जितने मामलात हैं माजरत के साथ, वो आमिर साहब हमें सामने नजर आते हैं, चाहे वो मीटिंग्स हो जाए, चाहे वो एपीसी के मामला तो कुछ भी हो, वो वहीं हमें नजर आते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार को जानबूझकर मतलब उनकी पोजीशन को साइडलाइन किया गया। देखिए, डॉक्टर फारूक सत्तार को ये इस तरह की बात अपने मुंह से कहे, बेहतर यह है कि मेरे इस इंटरव्यू के बाद आप चले जाएं बहादुराबाद और मेरे किसी और साथी का, आमिर खान भाई का या खालिद मकबूल भाई का इंटरव्यू कर लें, और अगर वो ये कहें कि वो खुद नहीं आ रहे, उन्होंने तो कहा है ये बात, तो फिर वो झूठ कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, मैं उनकी बात की तरदीद करूंगा, वो कोई बात कहेंगे तो मैं कोई बात कहूंगा, मैं अभी कोई बात खुद लेकिन नहीं, वो तो रिकॉर्ड पर है ना। वो खालिद साहब ने कहा है कि फारूक सत्तार साहब को हमने कहा था, वो खुद नहीं आए। नहीं, अगर मुझे शजरकारी मुहिम में बुलाया उन्होंने, तो शजरकारी मुहिम का फैसला जहाँ हुआ, डीएमसी के साथ, मेयर के साथ मीटिंग हुई, हम किस तरह करेंगे, अगर उस मीटिंग में भी मैं हूँ, मुशावरत के लिए भी आपसे मुशावरत के लिए बुलाएंगे, तो मैं फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठूंगा। लेकिन सिर्फ मुझे टेलीविजन या मीडिया कैमरे के लिए लोगों को दिखाने के लिए, तो फिर मेरे ख्याल में ये उनके लिए मुनासिब नहीं है, और मेरा वहाँ ना होना पॉलिसी में या किसी भी क्यों, फैसले, वजह क्या है? ये देखिए, ये तो इसका जवाब मेरे नहीं, पास फिर भी आपके जहन में तो बात मेरे होगी पास ना। का ये जवाब- वही लोग हैं जो अब आप लोग एक लड़ी में पिरोए हुए थे। शाजिया, मैं तो ये कहूँगा कि मैंने 23 अगस्त को इकदाम किया, सबको यकजा किया, समेटा, और 80% हम अपने पैरों पे खड़े हो गए। जब हम अपने पैरों पे खड़े हो गए तो फिर ये आपस की मस्ती हमें बाद में सूझी। होता है ना कि एक भूखे को पहले क्या चाहिए, रोटी चाहिए, और जब रोटी मिल जाती है तो फिर उसको और चीज़ों की सूझती है, फिर उसे सैरो तफरी भी है, उसको घूमना फिरना भी है, फिर इसको, लेकिन जब तक रोटी नहीं मिलती तो पहले बका का सवाल था, प्लेटफॉर्म का सवाल था, उसे कायम रखने का सवाल था, बचाने का सवाल था। जब वो सारे सवाल एड्रेस हो गए तो फिर आपस में ये पहला एक्सपीरियंस था एक दूसरे के साथ काम करने का, किसी की सरबराही में, किसी की मातहती में। सही। तो ये सारी मातहती तो नहीं कहूँ, किसी की टीम में, तो फिर ये सारी चीज़ें हमारी आपस की चीज़ें सामने आई ना। लेकिन 5 मई के जलसे में मैं गया, सारी बातों को एक तरफ रख दिया, मैंने स्टेज पे आमिर खान भाई के साथ अपना हाथ उठा के मैंने कहा हम एक है, मैंने कहा वसीम अख्तर भाई को जो हिसाब देना है वो मैं दूंगा, मैं उनसे हिसाब लेके फिर मैं दूंगा, ये सारी बातें मैंने की। तो मैंने तो पूरी ओनरशिप दे दी। फिर हराए जाने वाले इलेक्शन में खुद लड़के हारा भी, ये भी कर लिया, फिर उसके बाद भी जाता रहा, और जहांगीर तरीन जब तक आए पहली मर्तबा पीटीआई का कोई, उस वक्त भी मैं साथ था, मशावरत में था, कोई मसला नहीं था। लेकिन अचानक उसके बाद अगर कोई ऐसी सूरत आप एपीसी में भी चले गए थे वहाँ पे? एपीसी में भी मुझे राब्ता कमेटी ने भेजा था। अच्छा। और फिर अगर एन वक्त पे लेकिन वो तो मुकर गए इस बात से। नहीं, वो गलत मुकरे, क्योंकि इस तरह नहीं होता कि आज आप एक फैसला करें और कल चंद लोग बैठे हों राब्ता कमेटी के, फिर वहीं से वो फैसला, फिर ये होगा कि आप किसी के कहने से ये फैसला वो कर रहे हैं। ये पार्टी की अपनी जो ऑप्टिक्स है, पॉलिटिक्स नज़र भी आनी चाहिए कि हम मैच्योर सियासत कर रहे हैं, हम 24 घंटे में इस तरह यू टर्न नहीं मारते, इस तरह हम अपने फैसले तब्दील नहीं करते हैं। तो मेरा ये कहना था कि एक मरतबा जब मेरे साथ बैठ के आपने फैसला किया कि मैं एपीसी में जाऊं, तो फिर उस फैसले को मेरी गैर मौजूदगी में आप रिवर्ट कर दें, और मैं वहाँ गाड़ी में बैठ गया हूँ जाने के लिए, और मुल्क की तमाम सियासी जमातें, वो इल्ज़ाम जो हमारा भी है कि हमारी सीटें छीनी गई हैं, हम एलआई बन जाएं, हम इत्तेहादी बन जाएं, हुकूमत में चले जाएं, लेकिन हमें अपने इस केस से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए कि हमारी सीटें छीन कर पीटीआई को दी गई। इमरान इस्माइल की ओथ में मुझे बुलाया गया था गवर्नर हाउस में, मैंने गवर्नर हाउस में खड़े होकर ये बात कही कि हमारी सीटें छीन कर पीटीआई को दी गई हैं। ठीक है, देखिए 2 सवाल हैं जो कि मैं ब्रेक के बाद पूछूंगी। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत अरसे बाद जो है वो हमें नज़र आए, और बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाब लेने बहुत ज़रूरी थे। एक तो ये कि एमकेएम पाकिस्तान बनने के बाद हमें डॉक्टर फारूक सत्तार क्यों नज़र नहीं आ रहे, जो भी वजूहात डॉक्टर साहब आप हमें बता रहे, बज़ाहिर यही लग रहा है कि अब एमकेएम पाकिस्तान जो है वो कुछ और चेहरों को सामने लाना चाहती है, वो डॉक्टर फारूक सत्तार को साइड पे करना चाह रही है। आपको वो मौका भी नहीं दिया जा रहा, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस आप खुद नहीं कर रहे, आप मीडिया पे आगे लोगों को बता नहीं रहे। अब जब उनसे सवालात पूछे जाते हैं तो वो आप पर डाल देते हैं कि जी डॉक्टर साहब को हमने इनवाइट किया था, वो खुद नहीं आई, उनका ज़ाती फैसला था। बज़ाहिर आपने ये बात की कि मैं जाके वहाँ बात करूँ, उनसे पूछूँ,
लेकिन आपने खुद इसी का जवाब दे दिया कि मुझे बुलाया नहीं जाता, मुझसे मुशावरत नहीं की जाती। आगे आपका क्या लायामल होगा? देखिए, जुज़वी तौर पर तो आप मुझसे कुछ उगलवाने में कामयाब हो गई हैं। हालांकि मैंने ये तय किया था कि मैं बिल्कुल चुप का रोज़ा रखूंगा, क्योंकि बहुत सारे नहीं, चैनल्स। अच्छे सियासतदान जिनकी हाँ, नहीं एक देखिए, बात ये है एक जगह थी, मैं उनको इस देखिए, तरह साइड पे कर मैंने देने का अभी मकसद हम जानना मैंने चाह रहे हैं अभी बस। अभी नहीं कहा कि मैंने सिर्फ शजरकारी के फैसले पे बात की कि मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया जाए कि मैं कैमरे के सामने बैठ जाऊं, वो मुनासिब नहीं है। पूरी किसी पॉलिसी, पूरे फैसले, उसकी जो बहस हुई है, चाहे वो हुकूमत साजी का हो, वजारतें लेने का हो, किसको वज़ीर बनाना है, फिर और KMC और DMC के आगे क्या पॉलिसी होगी, मैंने तो ये कहा कि हमें 3 रातें 3 दिन एक कैंप लगाना चाहिए हैदराबाद पे, हमारे मरकज़ पे, और हम अपने घरों को ना जाएं, और हम ये देखें कि एक एक हलका जहां हमें हराया गया या जहां हम हारे, हमें उसका जायजा लेना चाहिए कि हमारी क्या कमजोरियां, उसको हमें कैसे रेक्टिफाई करना है। फिर 3 उसके इलाज हैं। पहला इलाज है कि हम अपनी तंजीम में सारे बिगाड़ को ठीक करें। तो मेरा वो उस तो पर बात का मरहला है, पहले आप लोग की आपस की चपकलश खत्म होगी तो फिर आप उस तरफ जाएंगे ना। देखिए, हो सकता है कि हमारी चपकलिश में ये एक मेन इशू हो कि तंजीम में कुछ बिगाड़ है। मैं तो सिर्फ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहा हूँ ना, अभी मैं तो कोई वो रीज़न दे ही नहीं रहा कि क्या। लेकिन मैंने कहा मैं ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे के इस वक्त घर पे बैठा हूँ, और एक आम कारकुन के तौर पर या सीनियर मेंबर के तौर पर पार्टी को सर्व कर रहा हूँ। उसके जो नज़रिया है, उसका मंशूर, उसका प्रोग्राम, उसको आगे बढ़ाने के लिए कारकुन अगर कहीं मिलते हैं, ठीक है। और फिर ये जो मुहर्रमुल हराम के महीने में जो हमारी जिम्मेदारियां थी, मुख्तलिफ मजालिस में, इमाम बारगाहों में जाना, अवाम में जाना, लोगों में जाना, फिर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि ठीक है, मुझे हरा दिया गया इलेक्शन, लेकिन जिन्होंने भी मुझे वोट दिए नहीं दिए, मैं जाके उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो मेरी जो अवामी सरगर्मियाँ हैं, अवामी राब्ता है, कारकुनों के साथ अगर कहीं राब्ता है, वो अपनी जगह जारी है। और आपको सोशल मीडिया से लेकर मुख्तलिफ मीडिया में मेरे स्टेटमेंट्स, मेरे बयानात, अच्छा, आपने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ ने बयान दिया तो मैंने उस पर रिएक्ट किया, क्योंकि वो मेरी 35-40 साल की जो एक सियासी जद्दोजहद है, उसमें मेरे सीनियरिटी के लेवल के किसी भी आदमी को, चाहे मैं पार्टी का कन्वीनर हूँ नहीं हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कौमी इश्यूज़ पर बात करूँगा। बिल्कुल। मैं अगर PTI का कोई एजेंडा है 100 दिन में उन्हें ये करना है और वो नहीं कर सकेंगे तो मैं कोई बात करूँगा। वो पूरे आगे जो उन्हें जिस तरह करना है वो नहीं कर सके, तो वो तो जाहिर है कि मेरी स्ट्रगल का, मेरी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, वो तो मुझे करना है। जनरल इलेक्शन में आपने कहा कि हमें उन हलकों में जाके रेक्टिफाई करना चाहिए, कौन से एलिमेंट्स थे कि उसको हम फिर बेहतर कर सके, लेकिन NA 245 में इब्तदाई नताइज आपके हक में आ रहे थे, उसके बाद एकदम से नताइज ऑपोजिट हुए, उसमें किसका हाथ था? क्या आमिर खान साहब के कुछ लोगों का हाथ था, या फिर उसमें खलाई मखलूक का हाथ था? किसका हाथ था? आपको हराने में किसका हाथ था? देखिए, मैंने एक और नाम दिया है, नामालूम अफराद का हाथ था उसमें। अच्छा। मैंने कोर्ट में भी अभी जब ट्रिब्यूनल में पिटीशन दी कि उन नामालूम हाथों ने काउंटिंग एजेंट्स को निकाल आपके अपने ही लोगों में से नामालूम थे वो? नहीं, ये तो अभी इसमें मजीद रिसर्च चाहिए होगी। अच्छा। और मेरा गुमान है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये कि जिन्होंने भी किया, ये तो और जमातों की भी शिकायत है कि ये तरीका वारदात डिफरेंट था। पोलिंग के अमल के दौरान कुछ नहीं हुआ, पोलिंग के बाद काउंटिंग में देखे कैमरे बंद कर दिए गए, क्यों? उनके रुख मोड़ दिए गए, क्यों? वो रिकॉर्डिंग कहाँ है? मैंने मांगी है ट्रिब्यूनल में कि 6 घंटे की रिकॉर्डिंग दे, 7 बजे से पोलिंग एजेंट को निकाल दिया गया, काउंटिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट निकाल दिए गए। अच्छा, PTI वाले भी निकाले गए, लेकिन PTI वालों ने शोर नहीं किया, MMA वालों ने शोर किया, पीपल्स पार्टी वालों ने शोर किया, PMLN वालों ने शोर किया, और MKM ने शोर मेरा ख्याल है आप लोगों ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे याद है, जिस दिन इलेक्शन आने नताइज आने शुरू हुए थे, हुए नहीं थे, तब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी। तो उस वक्त ये हो गया था, हमने बता दिया था कि हमारे लोग निकाल दिए, कैमरे बंद, काउंटिंग एजेंट निकाल दिए गए। और फिर जब मैं ये दावा करूंगा कि मेरी लीड जिस पोलिंग स्टेशन में थी, जैसे मुझे 20,000 से अगर आमिर लियाकत को मुझ पर सबकत मिल गई 20,000 की, तो 20,000 में से 230 पोलिंग स्टेशनों में से एक में 100, एक में 50, एक में 150, तो वो वोट मेरे निकाल दिए गए या उससे थोड़े ज्यादा, और उसी के बराबर या उससे थोड़े ज्यादा आमिर लियाकत के किसी और बैलेट पेपर पर डाल दिए गए। अब ये बैलेट पेपर कहाँ से आए, ये सवाल पैदा हो। ठीक है, अगर मैं ये दावा कर रहा हूँ, और जो किया मेरे आपने वाले रिजल्ट वोट निकाले वो कहाँ गए? सही, ये दो चीजों को अगर आप कितनी उम्मीद है आपको? आपने चैलेंज तो किया हुआ है। देखिए, मेरे पास एक टेक्निकल नुक्ता है और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। अच्छा। वो मैं दूंगा अदालत के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने। हाँ हाँ। उससे पूरे इस इलेक्शन
की शफाफियत जो है ना वो बुरी तरह से दागदार हो जाएगी, बुरी तरह से मजरू हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये इलेक्शन कहाँ खड़ा है और ये पूरा इलेक्शन कहाँ खड़ा है, फिर जो लोग भी चाहे निगरान थे इस इलेक्शन के, चाहे कराने वाले थे, तमाम रियासती इदारों की जिम्मेदारी है, अदलिया से लेकर फौज से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लेकर केयर टेकर गवर्नमेंट, सब कटहरे में खड़े होंगे और मैं दाई हूँगा, दावा कर रहा हूँगा और उन्हें मेरे इन सवालों के जवाब देने, और पूरी दुनिया भी फिर पूछेगी पूरा। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये इस मर्तबा जो तरीका वारदात है ये इसलिए कि मीडिया की तवज्जो, काउंटिंग के वक्त सारे दरवाजे बंद होते हैं और मीडिया को भी तकरीबन अलाउड नहीं होता। उम्मीदवार भी, अगर इस बार उम्मीदवारों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, हमने कोशिश की हमें नहीं जाने दिया गया, तो इस तरह कैसे दरवाजे बंद कर लिए गए बंद कमरों में? क्या हो रहा था अंदर? रिजल्ट चेंज किए जा रहे थे और चेंज हुए। लेकिन ये ऐसा मामला तो नहीं था ना कि आंख उजल पहाड़ उजल वाली बात है। ये भी तो हो सकता है कि जब आप इंतखाबी नतायज में खुद देरी कर रहे हैं तो वो फिर कंट्रोवर्शियल तो हो गए ना। आरटीएस अब नादरा तो कह रही आरटीएस नहीं बैठा था, वो क्रैश नहीं हुआ था। इसका मतलब फेल किया गया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि फला जगह के रिजल्ट्स को स्लो कर दें और अब हर पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जब तक कुछ पोलिंग स्टेशनों में काउंटिंग एजेंट रह गए थे 9 बजे वो भी निकाल दिए गए। तो जहां से मेरी अक्सरियत आ रही थी, वो जिन पोलिंग स्टेशनों में लोग रह गए थे वहां के रिजल्ट्स आपके सामने आए, मेरी उसमें लीड थी। और इवन आमिर लियाकत ने एक टीवी चैनल को रात को 3:30 बजे इंटरव्यू दिया और उस वक्त उस इंटरव्यू का आप निकाल लें, उसकी क्लिपिंग और सुन लें। एक हारे हुए इंसान का जो इंटरव्यू था वो इंटरव्यू था, जिसे मालूम हो कि मैं हार गया हूँ। वो उसके बाद जाके घर प्रोग्राम करके सो गया और सुबह उठा तो उनके हक में नतायज। ठीक है। अच्छा, अब आप एमक्यूएम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? एमक्यूएम का मुस्तकबिल मुझे ये यकीन है कि कारकुनों के हाथों में है, लेकिन बरह रास्त अवाम तो कस्टोडियन नहीं है, लेकिन कारकुनान जरूर है। तो मुझे लगता है कारकुनान जो भी आइंदा फैसला करेंगे, ये कारकुनान में से कोई आवाज उठेगी या कारकुनान कोई बात करेंगे और वहां कोई बेचैनी अगर हुई, जिस तरह से तंजीम को चलाया जा रहा है, अगर उसमें कोई बड़ी खराबी वर्कर एक्शन कमेटी अभी एक्टिव है? वर्कर्स एक्शन कमेटी अगर एक्टिव है या नहीं है, मैं तो ये कहता हूं कि वो भी एमक्यूएम के ही लोग हैं। अच्छा। और उन्हें भी उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। अगर वो जायज़ है तो ठीक है, वरना कहा जाए कि भाई हमने बातचीत की और उनका हमेशा से। फैसले कौन कर रहा है एमक्यूएम पाकिस्तान के? कहाँ से हो रहे हैं, कौन कर रहा है? देखिए, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत सारे फैसलों में शामिल नहीं। मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी को मिनिस्ट्री देके उधर बिठा दिया गया, यहाँ पर हम आमिर खान साहब को देख रहे हैं। देखिए, तो फिर तज्जिया तबसरों में बात रहेगी जब तक आप एक इंटरव्यू हैदराबाद जाके नहीं करेंगी, ठीक है ना। और मैं नहीं चाहता टिट फॉर टैटो, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं तो आपकी बात को नहीं, मैं तो आपकी बात को इस हद तक एंडोर्स कर रहा हूँ कि आपके सवालात बहुत लॉजिकल हैं, उनमें बड़ा वजन है, ये आम और इनके जवाब मिलने चाहिए, लेकिन मेरे पास इनके जवाब नहीं है। मैं तो अपनी साइड की अगर कोई स्टोरी देनी होगी या वो जो जाती वजूहात जिनकी बिना पर मैं मुस्तफी हो गया, उनके अंदर कुछ है या उसमें क्या है, उसकी तफसील अगर कोई हुई तो वो मैं जब मुनासिब समझूंगा या मैं समझूंगा मुझे कोई बात करनी तब मैं करूंगा। फिलहाल मैं भी खामोश हूँ। एमक्यूएम पाकिस्तान ने सही फैसला किया पीटीआई के साथ ऑपोजिशन में सिंध में। देखिए, इस फैसले में तो और फेडरल में जाके वो देखिए इस फैसले में किसी हद तक मैं भी शरीक था। जब राब्ता कमेटी में बातचीत हुई, ठीक है, तो मैंने और कुछ साथियों ने इस पे इतराज किया था कि हमें नहीं जाना चाहिए, कुछ साथियों ने, और 90 दिन देख लें उसके बाद हम जाएं, और जब तक हम एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीशिप पकड़ के रख लें, ताकि ये 90 दिन में वो नजर आ जाएगा, वो कहते हैं उसके ऊद के पांव पालने में नजर आ जाएंगे कि भाई ये नजर आ जाएगा कि ये वाकई में उस रिफॉर्म एजेंडे पे जाएंगे जो बेसिक रिफॉर्म है, जो कि इस मुल्क की अशराफिया को हिट करते हैं, जो इस मुल्क के हुक्मरानों को हिट करते हैं, जो इस मुल्क के वडेरों जागीरदारों को हिट करते हैं। क्या टैक्सों के मुनसिफाना निज़ाम के लिए, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए जो हुकूमती इकदाम किए जा रहे हैं इस वक्त, आप उनको किस तरह देखें? सिर्फ बल्दियाती इख्तियारात और खुद जो उसको मौसर बनाने के लिए जो वो कोशिश कर रहे नजर आ रहा है, वो हौसला अफजा है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने ये कह के अपनी जान नहीं छुड़ाई, उन्होंने ये कह के अपनी जान नहीं छुड़ाई कि ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया,
लेकिन सिर्फ ये लेकिन पंजाब इंटरफेयर भी नहीं कर और सकते ना। केपीके के लिए ये नहीं। पंजाब और केपीके में मैं आपसे ये बात करूं, वहां उनकी हुकूमत है ना, उनकी पार्टी की हुकूमत है, सिंध में तो नहीं है। क्या सिंध हुकूमत जो है वो एक्सेस देगी उन्हें कि जी 2 महीने बाद आ जाए जी, आप हमारे साथ मिलकर के बैठ के काम करें? कॉन्स्टिट्यूशन में 18वीं तरमीम के बाद ऐसा नहीं। हाँ सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर सूबाई हुकूमत का सब्जेक्ट है। लेकिन अगर सूबाई हुकूमत इस इख्तियार को मादर पिदर आज़ाद होकर इस्तेमाल करे और लोकल गवर्नमेंट सिर्फ नुमाइशी हो और उनके बेख्तियार कोई हो ही ना, तो फिर क्या अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर आप इंसाफ मांगेंगे कि भाई बल्दियाती इदारों को पाकिस्तान में आज़ादी दिलाई जाए, खुद मुख्तारी दिलाई जाए, उन्हें बाअसर बनाया जाए, बाइख्तियार बनाया जाए? ये अक़वाम मुत्तहिदा में तो नहीं जाएंगे ना, ये किसी और मुल्क अमेरिका और चीन के पास भी नहीं जाएंगे, क्योंकि सी पैक का मामला भी नहीं लोकल गवर्नमेंट। लेकिन पूरी दुनिया में जमहूरियत, अगर हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हम एक काम कर सकते हैं जो मैं मशवरा देता हूँ, वो अभी तक इमरान खान ने नहीं किया, प्रोटेक्शन देनी लोकल गवर्नमेंट को, ताकि सूबाई हुकूमत अपनी मर्जी से जिस तरह चाहे उसे ना चलाए। एक बुनियादी कॉन्सेप्ट होना चाहिए आइन में महफूज, जैसे एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है कि जो वफाकी उमूर है उनकी लिस्ट है, इसी तरह मकामी उमूर की लिस्ट डाल दें कॉन्स्टिट्यूशन में। ये लॉ जो है वो उड़ जाएगा। जो लोकल गवर्नमेंट का पानी, निकासी आब, सेहत सफाई, तालीम बुनियादी, स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये चीजें सारी मकामी हुकूमत को चली जाएंगी। ये इनके फंक्शंस को डिफाइन कर दे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। फरूक नसीम साहब हैं, अच्छे समझदार, बहुत मायानास कानूनदान है, तो उम्मीद है कि वो ये मशवरे दे रहे होंगे। और इस वक्त जो काम हो रहा है उसमें, तो ये मेरा मशवरा भी है, मैं भी ये इसको भेज रहा हूँ मैं वजीर आजम को भी और फरूक नसीम साहब को भी, कि वो इस पर तवज्जो दें कि 140B में प्रोटेक्शन दे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट को, और जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसी तरह की एक लोकल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, वो FLL है, ये LLL एक लोकल लेजिस्लेटिव लिस्ट लिया है। अच्छा, इससे पाकिस्तान का बल्दियाती खुद मुख्तारी का मसला हल हो जाएगा। इख्तियारात बेहतर तरीके से निचली सतह पर चले मुंतकिल हो जाएंगे, सकेंगे। सूबा पाबंद होगा, ठीक है। क्योंकि आइन में फिर लिख दिया गया होगा ना। और आइन भी मंजूर नहीं होगा जब तक कि 2/3 अक्सरियत ना हो। लेकिन कम से कम अपना विल, अपना इरादा तो जाहिर करें ना। ठीक है, ये तो बल्दियाती निज़ाम पे बात हो गई। अब मिनी बजट की बात आ गई, जिसपे बहुत चीखें आवाम की भी निकल गई, महंगाई का बम गिराया जा रहा है। दूसरा, फिर खारजी पॉलिसी हमारी अमेरिका और भारत के साथ तमाम हुकूमत के बजट में और उनके मिनी बजट में कोई फर्क नहीं। वो कह रहे हैं कि जी ये पिछली गवर्नमेंट छोड़कर गई है हमारे लिए, पिछली गवर्नमेंट छोड़कर गई है, तो ये आपके पास तो पहली अपॉर्चुनिटी, 1.5 माह के तो रिजर्व रह गए हमारे पास। अब तो 9 महीने के बाद आपके पास हुकूमत आएगी। देखिए, ये कहते हैं कि लोग टैक्स नहीं देते, भाई रजिस्टर्ड 11 लाख लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन एक गरीब आदमी भी अगर कोई चीज भी खरीदता है तो उस पर सेल्स टैक्स है। कोई अशिया ऐसी नहीं, कोई टैक्स रिफॉर्म्स नहीं कर सके स्ट्रक्चरल आप कुछ बेहतरी नहीं ला सके। आप टैक्स की शरह में कमी करनी चाहिए थी, सेल्स टैक्स की शरह में कमी करनी चाहिए थी, तेल की कीमतों में नुमाया कमी हो सकती है, आपकी इकोनॉमी को एक नई जिला मिल जाती है, एक नई जिंदगी मिल जाती है अगर आप तेल की कीमतों में जो भत्ता टैक्स, जिसको असद उमर भी और दूसरे सब मुखालफत करते रहे, कहते रहे, लेकिन अगर आप उसको खत्म नहीं कर, ठीक है। और फिर आपने मौके नहीं दिए लोगों को, कोई माइक्रो फाइनेंस, छोटे कर्जे देना, SMEs के लिए कोई पैकेज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कोई रिवाइवल नहीं है, वैल्यू एडिशन की आपने कोई बात नहीं की है, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम की बात नहीं की, फिर टैक्सों के मुनसिफाना निज़ाम की बात नहीं की, तो फिर ये सारी बात नहीं करेंगे। MQM के मुस्तकबिल के बारे में तो आपने बात कर ली, अब जरा आप अपने कारकुनों के हाथों में, और कारकुनान नजरियाती हैं और वो यकजा हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुझे आपका सियासी मुस्तकबिल क्या है? पार्टी में पहले जैसी अहमियत और ओहदा मिलने की कोई उम्मीद है? देखिए, मुझे भी मेरे मुस्तकबिल से ज़्यादा मेरे लिए अहमियत जो है वो MQM के मुस्तकबिल की है और MQM के कारकुनान, ठीक, कि उनकी इज्जत हो और उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए काम करने की, और उसूलों पर, क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक मेरिट पे फैसले होने चाहिए। बिल्कुल मैं इसके हक़ में हूँ। और दूसरा, मैं अपनी जगह जो मेरा उसूली मौक़िफ़ है किसी भी मसले पर वो रहेगा। मैं पहले भी डटा हुआ था, आज भी डटा रहूँगा, पहले भी झुका नहीं था, आज भी नहीं झुकूँगा, और MQM ही को कि जो वो खोई हुई अजमत है या जो उसका खोया हुआ मकाम है वो उसे वापस दिलाने की और कारकुनों की इज्जत की बहाली के लिए, उसे कायम व दायम रखने के लिए मैं
मतलब मेरा आइंदा मेरी सियासती इन्हीं चीज़ों के गिर्द होगी इंशाल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार, आपने बहुत कीमती वक्त दिया और काफ़ी अरसे के बाद जो है तमाम सवालों के तफसीली जवाब दिए। नाज़रीन, बात सिर्फ MK पाकिस्तान की नहीं है, बात कराची की है, बात पाकिस्तान की है। वो तमाम सियासतदान जो वाकई हमें एक ऐसे स्टेज पर नज़र आए जिन्होंने आवाम के लिए डिलीवर किया है, उनको हमेशा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए काम करते रहना चाहिए। आपस की चपकलस छोड़ के, तंजीम साजी के मामला छोड़कर यूनिटी के तौर पे हमें नज़र आने चाहिए। डॉक्टर फारूक सत्तार हमें वहीं खड़े नज़र आते थे और हमारी दुआ है कि हमें दोबारा नज़र आए। शाज़िया खान को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।